लगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं देश के चर्चित अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह साहब। स्वागत और अभिनंदन। आज इस समय हम बेंगलुरु के धरती पर हैं, कर्नाटक की राजधानी में हैं और बात यह करेंगे कि कोर्ट से न्याय क्यों नहीं मिलता, क्या वजह रहती है, क्या समय रहते एविडेंस में कमी रह जाती है, बात होते होते कुछ कमियां रह जाती हैं, क्या वजह है। कई चीजें अगर हम देखें तो हम समझते हैं और देखते हैं आखिर वजह क्या है, न्याय कहां फंस जाता है, न्याय मिलता मिलता कहां रुक जाता है। बड़ी आशा होती है कि इस बार की तारीख पर न्याय मिलेगा या इस बार तो हमें न्याय मिल जाएगा, लेकिन फिर सिलसिला शुरू होता है कि न्याय तो हमसे बहुत दूर चला गया, कोसों दूर चला गया, उस न्याय के तो आसपास भी नहीं है हम। ये प्रक्रिया अनवरत चलती है और इसी प्रक्रिया में उलझ गया है राज्य का शिक्षा मित्र, राज्य का अनुदेशक और अन्य संविदा कर्मी जो रोज सरकार से गुहार लगाते हैं कि साहिब बहुत वक्त हो गया, कुछ तो वेतन बढ़ा दो, कुछ तो तनख्वाह बढ़ा दो ताकि हमारा भी परिवार पल सके। वकील साहब के सामने ही मैं बैठा हुआ था, एक व्यक्ति का अभी फोन आया, दो बेटियों की शादी है, कैसे करेगा वो बेचारा, उसका क्या है सहारा। नवंबर के माह में शादी है। हमने कुछ सुझाव दिया है, एक दो दिन में हम कल जब अपने स्थान पर होंगे और बात करेंगे तो फिर आप लोगों के बारे में बात करेंगे और उस बेटियों के लिए भी शादी के बारे में सोचेंगे कैसे हो। तो ये सब चीजें क्यों रह जाती हैं वकील साहब, कहां पर आती है रुकावट। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमारा सिस्टम जिम्मेदार है। और वो सिस्टम क्या है? कोई भी केस आज तक आईपीसी थी, सीआरपीसी थी, सिविल कोड था, सीपीसी थी, है सीपीसी अभी, लेकिन किसी भी केस के बारे में टाइम बाउंड डिसीजन है ही नहीं। सब कुछ लिखा जाता है, हमारे संविधान में भी टाइम बाउंड डिसीजन नहीं है कि किसी में तो लिखा जाए कि इस तरह के केस या ऐसे केस का निपटारा इतने समय के अंतर होगा। नहीं, निश्चितता है, निश्चितता का माहौल है ही नहीं। ये न्यायिक प्रणाली जो अंग्रेजों से शुरू हुई अब भारतीय है, हमारी भारतीय न्याय पद्धति है, हमारी भारतीय न्याय संहिता है, उसके बावजूद भी ये टाइम बाउंड वाला सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से जिसका लाभ माननीय न्यायाधीश भी लेते हैं जिम्मेदारी से बचकर, माननीय जो लर्नड एडवोकेट हैं वो भी लेते हैं, वादी भी लेता है, प्रतिवादी भी लेता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी लेती है, कोर्ट का स्टाफ भी लेता है। वो सब प्रयास है उनके उनके सबके बहुत प्रयास है। कई कई ऑनरेबल हाई कोर्ट्स 6-6, 7-7, 8-8 बजे शाम तक चलती है। कई न्यायाधीश माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के घर पर फाइलें ले जाते हैं और आदेश करते हैं, ऑर्डर्स करते हैं, रातों दिन काम करते हैं घर पर बैठकर, अपनी छुट्टियों में भी काम करते हैं, काम सरकारी कर रहे होते हैं लेकिन छुट्टी ले रखी होती, ऐसे भी न्यायाधीश हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हमारे वादी भी है, प्रतिवादी भी है, एडवोकेट भी है। अभी काउंटर देना है, समय था दे सकते थे, नहीं दिया, उसके लिए जिम्मेदार कुछ क्लाइंट भी है, वो भी कहते हैं अभी पैसे नहीं है,
तारीख ले लो, अब अगली पे देंगे, अब अगली में ये हो गया है, तारीख ले लो। ये जो भावना है ये हमें विलंब से न्याय की तरफ ले जाती है, जिससे विलंब से मिला गया न्याय न्याय नहीं रहता है। किसी अब जिस पार्टी का सिविल में है स्टे हो गया तो वो सोचता है अब इस केस को कई पीढ़ियों तक ले जाएंगे, तो स्टे वैकेट करने की प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और हाई कोर्ट ने शुरू की। कुछ लोग क्रिमिनल लॉ में बेल हो गई तो अब इस केस को लंबा ले जाना है, जब तक बेल नहीं हो रही जल्दी जल्दी चला लो। तो ये अपने हिसाब से जो चलाई जाती प्रक्रिया, देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट में तो निश्चित किया भी गया कि 90 दिन या उसके अंतर्गत डिसीजन करना है। आज भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय इससे अलग है। प्रयास बहुत होते हैं, सरकारें भी प्रयासरत है, कानून मंत्रालय भी प्रयासरत है, माननीय न्यायाधीश भी प्रयासरत है, कोर्ट स्टाफ, उनके इंटर्न, रजिस्ट्रार सब प्रयासरत रहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा देखा गया है कि समय पर न्याय नहीं मिल पाता है और समय से न्याय का ना मिल पाना इस बात को जन्म देता है कि लोग उस पर चर्चा करने लगते हैं कि तुम्हारा तो अभी फैसले नहीं हुआ, अब तो किसे बहस याद रहेगी, अब तो फिर से बहस करो, अब तो भूल ही जाएंगे सब। तो इस तरह से ऐसी कयास और ये बात और ये जब चर्चा समाज में होती है तो न्याय की जो हमारी मजबूत अवधारणा है कि एसेस टू जस्टिस, आज भी मैं कर्नाटका हाई कोर्ट में था तो वहां क्या लिखा था, क्योंकि उनकी 100 वर्ष हो गए उसको कोर्ट को बने हुए, तो गेट पर क्या लिखा था, स्पीडी न्याय, स्पीडी जस्टिस, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल और स्पीडी जस्टिस मतलब जल्दी न्याय। इस जल्दी न्याय की पराकाष्ठा सबको चाहत है, लेकिन उस सिस्टम में सभी लोगों की भागीदारी यदि हो, चाहे याचिका लगाने वाले वकील की, वो एडमिट होने के बाद सोचते अब तो इसे चलने दो, क्लाइंट क्या सोचता है अभी एक बार में ही वकील साहब को पैसे दे दोगे तो पता नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ेगा, धीरे धीरे दो, जरा देख देख के दो। फिर वकील साहब भी सोचते ठीक है तुम धीरे धीरे दे रहे हो, हम महा धीरे धीरे चलेंगे, वो 2 कदम और धीरे धीरे चलने लगते हैं। ये सच्चाई है। दूसरी पार्टी सोचती अच्छा वो वकील साहब धीरे धीरे चल रहे, तो उनके क्लाइंट भी सोचते हैं अभी इतनी जल्दी पैसे क्यों दूं, इन्होंने इतने पैसे बताए हैं, लास्ट तक के लिए सोच के रखेंगे, हम तो अभी नहीं देंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है, रिलीफ मिल गई है तब लंबा करना है, रिलीफ नहीं मिल गई है तब तक एक पक्ष तेज रहता है। और ये मामला कई बार नौकरी के केसों में पीढ़ियां बीतने लगे तो क्या नौकरी के केस का डिसीजन का फायदा है, उम्र ही ढल जाए, समय पे उसका लाभ ना हो। मैट्रोमैनियल केसेस, फैमिली केसेस में जब समय बीत जाए, उनके जीवन का, यौन सुख का, जीवन का, दाम्पत्य जीवन का, दाम्पत्य सुख का समय ही बीत जाएगा, फिर उन केसों को डिसीजन होके डाइवोर्स मिला भी 20 साल बाद तो क्या पर्पस, मेंटेनेंस डिसाइड हुआ भी जब बच्चे बड़े हो गए तो क्या पर्पस, घरेलू हिंसा या 498 406 या उसमें समय बीत जाने पर अगर न्याय मिला तो लोग तो भूल चुके होते हैं, जख्म की निशान भी खत्म हो लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कितनी महंगी महंगी गाड़ियां जो सरकार की संपत्ति है, प्राइवेट निजी संपत्ति है, संसाधन तो पूरे देश के होते हैं, उन संसाधनों का कितने मालखानों में, हर थाने में, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि देश के हर थाने के मालखाने में बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियां, सामान सड़के गल के, कूड़ा बन के, कबाड़ बन के, वो केस प्रॉपर्टी के नाम पे माना जा रहा है कि वो केस प्रॉपर्टी है, कोर्ट में पेश की जाएगी। वो कोर्ट में पेश अपने पहियों पे नहीं चल के आती है, क्रेन का खर्चा और लगता है, क्रेन से उठाई जाती है, ट्रक पे लादी जाती है, कोर्ट के गेट पर खड़ी होती है। और ये उपक्रम कई बार चलता है क्योंकि कभी कोर्ट में वकीलों की हड़ताल है, तो कभी जज साहब छुट्टी पर हैं, तो कभी वकील साहब नहीं आए,
कभी वकील साहब जाम में फंसे हैं, कभी स्टेट के वकील साहब नहीं आए, कभी मालखाना के साहब नहीं आए, कभी आईओ साहब नहीं आए, कभी आइडेंटिफिकेशन के लिए कंप्लेनेंट नहीं आया, कभी मुल्जिम नहीं आया, कभी मुल्जिम के पैरोकार नहीं पहुंचे, कभी पहुंचने में देर हो गई तब तारीख पड़ गई। तो ये इतनी विकट स्थितियां हैं जो समाज में व्यवहारिक हैं। फिर वो कई बार गाड़ी लद लद के आती है, जितने का उसका कबाड़ का नहीं होगा उससे ज्यादा किराया लग जाता है, जबकि वो गाड़ी चलती हुई थी। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा हमारे देश के न्यायपालिका के सिस्टम में कि उनका फोटो खींचकर उनको रिलीज तुरंत किया जाए। हर सूरत में कोई भी गाड़ी हो, चाहे ड्रग्स में हो, चाहे टेररिस्ट में हो, चाहे चोरी में हो, चाहे मर्डर में हो, चाहे हीनियस केस में हो, किसी में हो, उन संसाधनों पर तो सरकार का, देश का हक होता है। तो उनका उपयोग हो, वो भरे हैं, माल खानाओं की व्यवस्था नहीं हो पाती। वकील साहब, एक मेरा सवाल है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई आर्डर रिजर्व हो गया तो क्या कोई टाइम फ्रेम है? जैसे हाई कोर्ट में अगर कोई आर्डर रिजर्व हो जाता है तो 90 डेज का शायद टाइम फ्रेम है, आप ही के द्वारा बताया गया था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में भी कोई टाइम फ्रेम है आर्डर के रिजर्व होने के बाद? सुप्रीम कोर्ट में टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय प्रयास रहती है कि जितना जल्दी से जल्दी उसका ऑर्डर हो जाए। और इसीलिए हर दिन हर माननीय अदालत सुबह एक बार बैठ के सबसे पहले मेंशनिंग के बाद ऑर्डर जो रिजर्व होते हैं उनको प्रोनाउंस करते हैं, जो क्रक्स होते हैं ऑर्डर के उनको पढ़ के सुनाते हैं और वो ऑर्डर को डिक्लेयर करते हैं, जिससे कि निपटे। हर दिन ऐसा होता है प्रयास, और ये प्रयास और अधिक होना चाहिए, कार्य अधिक होना चाहिए। अब इसके लिए जजेस कम है, केसेस ज्यादा हैं। अब इसके लिए सरकार के केसेस बहुत हो जाते हैं। कई मामलों में देखा गया कि माननीय हाई कोर्ट ने सरकार के खिलाफ आदेश कर दिया, खासकर नौकरी के केसों में। एक व्यक्ति की नौकरी हो, सैकड़ों लोगों की नौकरी से संबंधित हो, तो जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सरकार के खिलाफ, बल्कि वो मानते हैं हमारे खिलाफ, जबकि वो है उस व्यक्ति के ही पक्ष में जो उनकी सरकार का नागरिक है, जो उनके देश का नागरिक है, जो उनके प्रदेश का नागरिक है, जिसके लिए स्टेट बना है, जिसको न्याय दिलाने के लिए कोर्ट बनी है, जिसको व्यक्ति को न्याय दिखाने, बताने और न्याय की प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए जो माननीय अदालतें बनी हैं, वो कार्य कर रही, वो अपने को उसके अगेंस्ट मान लेती हैं। यदि माननीय न्यायालय ने सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच ने आदेश किया है, तो फिर किस लिए सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हैं? अपने व्यक्ति के खिलाफ, समझिए ना आप, उस व्यक्ति के खिलाफ यूनियन ऑफ इंडिया जा रही है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ कर्नाटका, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जा रहा है एक व्यक्ति की नौकरी के लिए। नौकरी तो देना आपका कर्तव्य होना चाहिए। नौकरी पाना हमारे देश के संविधान में मूल अधिकारों में आता है। जीवन जीने का अधिकार, जीविका उपार्जन का अधिकार किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय से तो नहीं जुड़ा होता है। वकील साहब, एक और लोगों का सवाल है कि क्या इन सब मामलों पर मानवाधिकार आयोग का कुछ नहीं है कि जो लोग भरपेट जिन्हें भोजन मिलने के कगार भोजन लायक भी अगर पैसा सरकार नहीं देती है, तो क्या ऐसी कोई पीआईएल या ऐसा कोई केस बनता है जो मानवाधिकार आयोग के जरिए बनता हो? क्या कुछ ऐसा है? देखिए, मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, वही चेयरमैन होते हैं। तो उन्हें उसका पूरा अनुभव है कि कहाँ से क्या क्या खामियां हैं। वो उस पूरे एक्सपीरियंस से गुजर के पहुंचे हैं, वहां तक गुजरे हैं, तो ये सब उन्हें अनुभव है। इसलिए ह्यूमन राइट्स की बात, संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभाव करते हैं, देखते हैं तो दिखती है वो बात। तो ये दिखनी भी चाहिए, पता होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, जिससे कि न्याय होते हुए दिखना चाहिए, न्याय मिलते हुए समय पर पता चलना चाहिए। एक पिता जिसने अपना खेत खलिहान, एक माँ जिसने अपने माता पिता के दिए हुए चूड़ी कंगन, पति के सुहाग का मंगलसूत्र बेचकर अपने बेटे के केस में दिया,
वकील साहब को बेच बेच के दिया, वो हाई कोर्ट से फिर और उसका बिक रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, न्याय नहीं मिल पा रहा है, तारीख पर तारीख मिल रही है। तो उनमें जो निराशा होती है, वो निराशावादी जीवन वकील कई साहब बीमारियों से बड़ी एक होता और है। सवाल है कि जैसे वकील की फीस हो गई महंगी और फिर मिलती है तारीख पर तारीख, तो उसमें वकीलों का रोल नहीं होता कि तारीख टाली जाए, या क्या कारण ऐसे बनते हैं जो जज साहब बार बार तारीख पकड़ा देते हैं, केस सुना नहीं जाता और पीड़ित परेशान हो जाता, खास करके नौकरी के मामलों में। नहीं, वकीलों की फीस ही महंगी हो गई वो तो लोगों को लगती है, लेकिन फ्लाइट के टिकट महंगे हो गए, ट्रेन के टिकट महंगे हो गए, खाने के बिल महंगे हो गए, खाने की चीजें महंगी हो गई, वकीलों की दवाएं जो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और हार्ट की हैं, वो महंगी हो गई, डॉक्टरों के चेकअप महंगे हो गए, लैब की रिपोर्ट करवाने जाओ वो महंगे हो गए। जब जूनियर और वकीलों के खर्चे ज्यादा महंगे हो गए, होटल्स में जाते हैं तो वो बिल महंगे हो गए, टाइपिस्ट का बिल महंगा हो गया, कंप्यूटर भी संभलवाने जाओ वो भी महंगे हो गए, गाड़ी के मैकेनिक्स के बात करो तो वो भी महंगा हो गया। अब सब महंगा हो रहा है तो वकील की फीस भी महंगी होगी। वकील भी तो एक सामाजिक प्राणी है, उसका और कोई खेत खलिहान, फैक्ट्री, बिजनेस, उद्योग और तो कोई है नहीं, उसे तो क्लाइंट पर ही बेस्ड रहना पड़ता है। तो यदि सब जगह सब कुछ सस्ता हो तो निश्चित तौर पर वहां भी है, तो ये भावना भी है। लेकिन हाँ, वकीलों को भी अपने इस हिसाब से, वकालत के हिसाब से, वकालत के पेशे को एक बहुत बड़ा व्यापार न मानकर एक सामाजिक सरोकार के तहत मानना चाहिए, और ये न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। वकील, डॉक्टर और टीचर, इनके बहुत अधिक प्रमोशन नहीं होते हैं, ये उसी परिवेश में रहते हैं जहां से शुरू होते हैं, बहुत अधिक प्रमोशन नहीं है, लेकिन इसीलिए इन्हें भगवान माना गया है। इनके पास इंडस्ट्री नहीं है, इनके पास उद्योग नहीं है, इन तीन गिनते हैं, और उन्होंने कहा कि आज मैं एक भगवान के सामने हूं, लॉयर्स के सामने हूं, उसमें सभी जुडिशियल ऑफिसर थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, हाई कोर्ट के जजेस थे, लॉ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, सभी न्याय से जुड़े हुए व्यक्ति थे। सुप्रीम कोर्ट का हॉल था, ऑडिटोरियम था। अब उन्होंने कहा कि मैं आपको आज भी भगवान मानती हूं, क्योंकि देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का व्यवहार और उनके भाषा बहुत ही संयत और बहुत ही आत्मिक होती है, आत्मा को छूने वाली होती है। या तो डॉक्टर एपीजे कलाम का भाव इस देश के महामहिम राष्ट्रपति के रूप में रहा, और दूसरी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिनके संवाद बहुत सटीक होते हैं, कोई बनावट नहीं होती, दिल से निकले हुए थे। अब सब आश्चर्यचकित थे, सब चक्कर में थे इस बात को लेके कि बहुत बड़ी बात कह दी, सब अपनी बगले और गले झांक रहे थे। तो उन्होंने कहा, मैं किसी से आज सवाल नहीं पूछ रही, लेकिन मैं ये सवाल आप पर छोड़ के जा रही हूं कि आप अपने को कितना भगवान मानते हैं, और ये बड़ी बात थी। तो इस आधार पर हमें वकील को केवल फीस के लिए नहीं बना है, पैसों के लिए नहीं तो नहीं व्यापारी हैं, मैं लेकिन न्याय की प्रक्रिया के लिए वकीलों को भी अपना पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता के साथ जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जितना स्पीडी हो सके, जितना अच्छे से अच्छा बेहतर न्याय दिला सके, उसको प्रयासरत रहना चाहिए और करना भी चाहिए। वकील साहब, लोग ये मानते हैं कि जैसे शिक्षा मित्र है, अनुदेशक है और भी बहुत कर्मचारी हैं जो लगातार जिनके केस आप या और अधिवक्ता सब लड़ते हैं, लेकिन जज साहब को जब बार बार ये पता है कि 10,000, 8,000, 7,000 में इनका पेट कैसे भरता होगा, तो उनकी आत्मा नहीं जागती कि इसमें जल्दी न्याय दे दे, इन्हें जल्दी आदेश कर दें कि इनका मानदेय बढ़ा दो। उन्हें नहीं लगता है कि हम कुछ करें, या फिर उन पर कुछ सरकारी दबाव या कुछ ऐसे दबाव होते हैं कि वो ऑर्डर देने में अपने को असमर्थ पाते हैं।
सरकारी वकील भी अपनी आत्मा को झंझोड़ के रखते हैं। उन्हें नहीं लगता है कि 8-9, 10,000, 7,000 में कैसे इनका परिवार चलता होगा, इनके माता पिता हैं, इनके बच्चे हैं। वहां पर अदालत अपना रुख क्यों नहीं स्पष्ट करती? अदालत ये क्यों नहीं कहती कि इतने कम मानदेय में तो एक कम से कमजोर कर्मचारी भी अपना पेट नहीं भर सकता है, तो ये कैसे भरते होंगे? ये बड़े सवाल हैं और उसके बावजूद भी सब चलता रहता है कि चल आगे देखेंगे, चल आगे देखेंगे। तो ये कैसे चलेगा? परिवार है, पति पत्नी है, 2 बच्चे हैं, अगर किसी के 3 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, स्कूल भी जाना है, घर का भी खर्च चलाना है, तो कैसे चले? ये आपका बिल्कुल जायज सवाल ही नहीं, समस्या है। और इसका समाधान हमें हमारी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वो समाज के ठेकेदार हैं। समाज की ठेकेदारी करने और देश की लोकसभा और प्रदेशों की माननीय विधानसभाओं में पहुंचने के एवज में उन्हें जनता के पैसों से उन्हें पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, फंड मिलता है, उनको बहुत सुविधाएं मिलती हैं, सब कुछ मिलता है। तो इसके लिए उन्हें ग्राउंड जीरो पर उतरकर इन चीजों को देखना चाहिए, व्यवहारिक न्याय हो और न्याय करना चाहिए, न्याय होते हुए दिखना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है और इसके लिए मैं समझता हूँ माननीय न्यायाधीशों को भी और माननीय सरकार के जो अंग हैं, जो मंत्रालय इसीलिए बना, अगर शिक्षा मंत्रालय है तो उसे ये दर्द समझना चाहिए। मानव संसाधन मंत्रालय अगर केंद्र में है तो उन्हें इस दर्द, उसकी पीड़ा को अपने में स्वयं फेस करना चाहिए कि क्या जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट से अनुदेशकों का आदेश हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, सरकार आ गई, वो आ गए, क्यों उस फैसले पर क्यों नहीं लागू हो पाया? क्यों? लागू करना चाहिए सरकार को, उन्हें अपना समझना चाहिए, अपनी जनता के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें अपना समझकर। क्या कोई अपनों के खिलाफ केस डालता है? क्या कोई माता पिता बच्चों के खिलाफ जाते हैं? नहीं जाते। अगर अच्छे बच्चे हैं, अगर संस्कारी हैं, तो ये चीज देखना चाहिए कि उनमें क्या कमी है, क्या उतने पैसों में उनका रोजगार, उनकी दवाएं, उनके बच्चों का लालन पालन, उनके शादी विवाह, माता पिता की दवा, खुद की दवाएं, वाहन व्यवस्था, घर की व्यवस्था, साज सज्जा की व्यवस्था, बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था, बच्चों का जीवन यापन, क्या उतने में हो सकता है? जब उंगली उठाएंगे आप सामने तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होंगी। उन 3 उंगलियों को क्या आप जवाब दे पा रहे हैं? क्या उनको आप संतुष्ट कर पा रहे हैं? नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं तो फिर आपको ये बात समझनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि वहां न्याय देते देते विलंब हो जाए, और विलंब, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनायल, वो एक बहुत बड़ी, फिर किसके लिए न्याय देंगे आप? आशा की किरण सारा खत्म हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में एक व्यक्ति अगर मरता है तो परिवार में कई रिश्ते खत्म हो जाते हैं, कई रिश्तों की मौत एक साथ होती है, और फिर मृतक व्यक्ति के लिए जीवित व्यक्ति फिर लड़ना शुरू करे और फिर एक लंबी लड़ाई शुरू हो, वो भी उचित नहीं है समाज के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। इसलिए इन बातों को देश की माननीय न्यायालयों को मानवीय पहलू बहुत जरूरी होता है, मानवीय पहलू से देखा जाए। इसीलिए अब हमारे संविधान में देश की कानून व्यवस्था जो न्याय की देवी है, उनकी आंखों से पट्टी हटा दी गई है। पट्टी बंधी थी, वो देख नहीं पाती थी, अब पट्टी खुल गई है तो उन्हें देखना चाहिए अनुदेशकों की गरीबी, हमें लगता है शिक्षा मित्रों की गरीबी। पट्टी खुली है तब से ज्यादा दिक्कतें हो गई, तब से ज्यादा डिले होने लगे, फैसले भी डिले होने लगे। पहले पट्टी बंद थी तो कम से कम लोग कहते थे न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी है इसलिए न्याय देर में मिला। अब तो पट्टी खुल गई है, फिर न्याय में देरी क्यों? आप देख रहे हैं लगातार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और अगर अदालत में सुनवाई हो जाए तो फिर आदेश नहीं, और आदेश मिल भी जाए तो सरकारें स्वीकार नहीं करती। आखिर क्यों आदेश मानने में सरकार इनकार क्यों करती है? क्या व्यवस्था नहीं है कि आदेश जो सरकार को दिया गया, सरकार के मतलब का आदेश था, शिक्षा मित्रों को हटा दो, तुरंत मान लिया। उसके बाद सैकड़ों आदेश आए एडजस्टमेंट के, आज तक कुछ नहीं है, कोई नहीं सुनता। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है और इसे हमें अपने सारे सिस्टम के द्वारा, सारे उसमें न्यायाधीश भी, माननीय न्यायाधीश भी हमारे लिए तो हैं, हमारी अदालतें तो हैं, हमारी व्यवस्थाएं तो हैं,
हमारे जनप्रतिनिधि हैं, संसद है, विधानसभा है, शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, सर्व शिक्षा अभियान है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। ये सब कुछ शिक्षा से जुड़े हुए हमारे देश के मजबूत पहलू हैं, मजबूत पिलर हैं, और हमें इन सब पिलर को लोकतंत्र में मजबूत करना है, और अधिक स्थायी बनाना है, और अधिक चिरायु बनाना है, अधिक और दीर्घायु बनाना है, और अधिक मजबूती के साथ, कि दुनिया देख सके कि वहां आज भी टीचर्स को महत्व दिया जाता है। लेकिन दुख है, आज भी हमारे देश का टीचर्स उसी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ पर है जो पहली फिल्मों में दिखाया जाता है कि मैं मामूली एक स्कूल मास्टर हूं, मेरी बेटी की शादी के लिए मैं आया हूं, लेकिन मेरे पास देने को कुछ नहीं है। वही परिकल्पना कुर्ता पाजामा दिखाया जाता था, कभी कोट पैंट टाई सूटेड बूटेड बढ़िया गाड़ी से नहीं दिखाया जाता है टीचर। कुर्ता पाजामा और छड़ी लेकर और थैला लेकर आता था कि परिवार में मेरी बेटी है, मैं एक मामूली स्कूल टीचर हूं। क्यों स्कूल टीचर मामूली है? क्यों सरकार के सिस्टम की वजह से। जबकि स्कूल टीचर तो बड़े बड़े व्यापारियों को पढ़ाता है, स्कूल टीचर तो देश के महामहिम राष्ट्रपति को पढ़ा के भेजता है, स्कूल टीचर तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाता है, स्कूल टीचर तो देश के सभी जस्टिस, न्यायाधीश, वकील, नेता, अभिनेता, डॉक्टर, व्यापारी, सबको स्कूल टीचर ही तो बनाता है, सबको पढ़ाता है, सबको बढ़ाता है। एक स्कूल टीचर सड़क की तरह होता है, अपने सीने पर से वो ट्रकों को गुवाहाटी, चौपाटी, कन्याकुमारी, कश्मीर तक पहुंचा देता है, अपने सीने पर निकाल कर बैठाल कर हर एक को बहुत ऊंची उसके मंजिल तक पहुंचा देता है। सड़क बनी रहती है, वहीं पर बनी रहती है, उसका कोई प्रमोशन नहीं होता, उसका कोई डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन वो अबाध गति से रात दिन के हिसाब से चलने की प्रक्रिया में लगी रहती है। ऐसे हमारे देश का टीचर है, ऐसे हमारे प्रदेश के शिक्षक हैं। इसीलिए सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनके लिए काम करें, उनके लिए मेहनत से काम करें, दिल से काम करें, दिमाग से काम करें, जुबान से काम करें, उसमें कोई फेरबदल ना करें। चलिए, आप सबका धन्यवाद और आभार। कल समय से आपके साथ बात करेंगे, समय के साथ आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।